about AI. So that we know that there is a technology. We don't know about this technology very more, but there is a technology which can think, which can learn, and which can respond in any type of stimulates like human do. Is this type of technology exists? Yes, it exists. This is called AI. AI is a type of intelligence which can think, which can learn, and which can respond on our stimulates according to him. It can think from itself, it can do anything from itself, but it depends on their types. There are basically three types of AI. Narrow AI. Narrow AI is also known as weak AI because it can only perform some weak functions like speech recognition and image recognition and recommendation systems. These are used in very common mobile apps and very common mobiles. Like we use Siri in our Apple device, we use Google Assistant in our devices. This is also an example of narrow AI. So let's talk about general AI. Like us, which can develop itself, which can learn new things on the basis of data. It can learn things and adapt itself as per environment. So this is also used in larger scale in so many places in where it is really should be used. Like it is used in so many of robots and so many things. Then the other part of AI is super intelligent AI. This is a type of AI which have all qualities of narrow AI and general AI. It can think, it can learn, it can do anything that human can do. जैसे हमारे माइंड के न्यूरॉन्स होते हैं तो एक इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू डाटा ट्रांसफर करते हैं, तो इसी तरह जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें भी उस टाइप के फिजिकल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जिनके थ्रू डाटा ट्रांसफर होता है। फिजिकल मतलब माइक्रो लेवल पे आपने न्यूरॉन्स की बात की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्यूरॉन्स का काम कौन करता है? सर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सबसेट है डीप लर्निंग, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया भी जाता है, कराया भी जाता है। तो उसके अंदर न्यूरॉन आते हैं जिसमें जैसे अगर कोई डाटा हमें उसे देना है, किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट को देना है, तो उसके हम कोई डाटा देंगे तो वो अपने दिमाग में ट्रांसफर उसे न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू करेंगे। न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो एक का जो आउटपुट होता है दूसरे के लिए इनपुट बनता है, तो कंसेक्यूटिवली क्या होता है, कैलकुलेशंस होते चलता है, ठीक है ना। आप एक्सपर्ट सिस्टम ये एग्जांपल दे सकते हैं किसी एक्सपर्ट सिस्टम का? एक्सपर्ट सिस्टम जैसे कई सारी बड़ी कार इंडस्ट्रीज में जो कार मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो रोबोट्स होते हैं, तो उनको पता है उन्होंने क्या करना है, उनके अंदर एक सिस्टम फीड है, वो उसी काम को करता है। लाइक उनका काम है गियर को गाड़ी में लगाना, तो वैसे ही करते हैं। वैसे ही कई सारी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज भी करती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें उनके सिस्टम में एक्सपर्ट सिस्टम्स ऐड ऑन होते हैं। जैसे हमने कई सारे कंपाइलर देखे हैं जिनमें हम कोड करते हैं, कुछ उसमें अपने आप ही कोड हुआ आता है पहले से, जो हमें नहीं लिखना पड़ता है। तो वो भी एक्सपर्ट सिस्टम खाली सॉफ्टवेयर कंपनी या रोबोटिक ऑटोमेशन में और किसी सिंपल कंपनी में नहीं हो सकता एक्सपर्ट सिस्टम? सिंपल कंपनी में नहीं हो सकता है, पर उसके लिए थोड़ा ऊपर लेवल की डेवलपिंग चाहिए, प्रोग्रामिंग चाहिए। देखो जैसे कंपनी में एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है, तो उनका एक लीव मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, तो वो एक्सपर्ट सिस्टम बन सकता है कि कोई अपने जैसे किसी को लीव चाहिए, ठीक है, तो वो अपने वो देगा क्या एप्लीकेशन देगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसको पूरी एप्लीकेशन को स्कैन किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि इसको लीव दी जा सकती है नहीं दी जा सकती। तो ये हर कंपनी में भी एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं, ठीक है। अभी की बात करें तो अभी तो हमारे टीचर्स बहुत ही मतलब नॉलेजेबल टीचर्स जो हमें पढ़ा रहे हैं, तो वो यूज कर सकते हैं जैसे डिफरेंट टाइप के रोड मैप्स लेने में, जैसे एआई के थ्रू वो पता लगा सकते हैं उन्हें क्या पढ़ाना है, किस तरीके से बच्चों को क्या क्या नॉलेज प्रदान करनी है। बट आगे के टाइम पर ऐसा हो सकता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट्स हो वही हमें पढ़ाई पूरी तरह जो इस पेज हो सकती है। कृत्रिम हो गया, बुद्धि भी कृत्रिम हो गई, खान-पान भी नकली मिले तो केवल अवसाद, वो भी अशुद्ध मिले। All of you, good morning everyone. I am Kanishka. I study in class 10. I am from GIC Kaitholi. Today I am talking to you about main point artificial intelligence. Artificial intelligence की शुरुआत 1955 में जॉन मैकार्थी द्वारा की गई थी। इसे सरल शब्दों में AI के नाम से भी
भौतिक उपकरणों और मशीनों का एक ऐसा नेटवर्क है जो कि कार्य करती है का यूज हेल्थ केयर के लिए किया जाएगा। दवा का सुझाव देना और दवा की खोज करना और इसका उपयोग रोग की प्रकृति के बारे में पता लगाने के लिए भी किया जाएगा। सेकंड पॉइंट है स्वचालन, ऑटोमेटिक प्लेइंग गेम्स एंड सेल्फ ड्राइविंग। फिर इसके बाद हमारा एक और टॉपिक आता है भविष्य में एआई के यूज से उद्योगों की कुशलता और उत्पादकता में काफी हद तक सुधार होगा और ये समय की बचत करके बढ़ावा देगा। अब हम बात करते हैं इसके पोटेंशियल के कंसर्न्स के बारे में। भविष्य में एआई के यूज को लेकर चिंता है। जॉब डिस्प्लेसमेंट, अगर भविष्य में एआई का ज्यादा यूज किया गया तो एआई मानव रोजगार को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। और अब दूसरा है डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तीसरा है पूंजी लागत और रचनात्मकता की कमी। इसमें खर्च ज्यादा आएगा और इसके कारण हमारी रचनात्मक सोच भी कम हो जाएगी। मैं इसमें अपनी तो काम करेंगी, इससे मानव की सोचने की क्षमता और कार्य करने की क्षमता काफी हद तक कम हो सकती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में मनुष्य मशीनों पर नियंत्रण नहीं करेगा बल्कि मशीनें मनुष्य को नियंत्रित करेंगी। कंप्यूटर विजन बोला था आपने अभी, क्या होता है कंप्यूटर विजन? ये लोगों की तस्वीर, लोगों की फोटोज और लोगों के चित्रों को पहचानने में सक्षम होता है। ये हमारे पूछे गए सवाल का आंसर दे सकता है। आप एंड्रॉइड में आपने वो देखा है ना गैलरी, जब आप फोटो खींचते हैं कहीं किसी मोबाइल में आता है कि वो एआई पावर्ड कैमरा है, देखा होगा आपने कि एआई इनेबल्ड कैमरा। कैसे वो एआई इनेबल्ड कैमरा क्या करता है कैमरे के साथ? वो जो कैमरा रहता है एआई पावर्ड वाला, वो फोटो को ज़्यादा साफ कर सकता है, मतलब ज़्यादा ढंग से उसको दिखा सकता है। चलो, और आपने एक एडवांटेज दिया है कि एप्लीकेशन ऑफ एआई इन गेम्स, गेमिंग में। तो गेमिंग में क्या एप्लीकेशन होगी? मतलब वर्चुअल रियलिटी एक चीज होती है ना, तो गेमिंग में क्या एप्लीकेशन होगी? मतलब गेम्स में एआई का क्या इंपॉर्टेंस है वीडियो गेम्स में? या आपकी स्लाइड में भी था? गेम करते हैं हम लोग, मोबाइल में गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते थे पहले, लेकिन एआई में हमारे पास एक रूल्स है कि जब आप गेम खेल रहे हैं तो उस गेम में अगर जैसे आपके पास कोई भी टूल मतलब कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ही वो करना है, ठीक है? इस तरीके से एआई में गेम्स के बारे में ऐसे वर्ड को जहाँ मशीनें स्वयं सोच सकती हैं, समझ सकती हैं, वो मानव की तरह ही अनुकूलन कर सकती। आइए मिलकर समझते हैं ऐसी एक दुनिया को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम सभी वर्तमान समय में एआई या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। यह वर्तमान समय में तेजी से डेवलप होने वाली टेक्नोलॉजी है जिसमें मुख्य रूप से कंप्यूटर प्रणाली का विकास शामिल है। यह कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा क्रांतिकारी क्षेत्र है जो मशीनों को स्वयं ही कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। यह था एआई का परिचय। अब हम बात करते हैं एआई की हिस्ट्री की। फर्स्ट टाइम एआई वर्ड का यूज 1950 में, परंतु 1980 के दशक के दौरान एआई विकास में बढ़ोतरी कम हो गई और एआई का विजन हमारे सामने आया। परंतु अगले ही दशक 1990 से सन 2000 के दौरान एआई विजन सामने आया, जिसके कारण वर्ष 2010 से वर्तमान समय में एआई के विकास में लगातार बढ़ोतरी देखी गई, जिसे कि हम स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो मानव की तरह ही सोचने, समझ व कार्य कर सकती है। अब
शैक्षिक सामग्री को व्यक्तिगत छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करती है, जिससे कि विद्यार्थियों के सीखने का अनुभव और भी अधिक बेहतर होता है। तीसरा आता है व्यवसाय व उद्योग। AI प्रणालियां मुख्य रूप से दोहराव वाले कार्य को करने में सक्षम है, जिससे कि मानवीय त्रुटियों में कमी आती है और दक्षता बढ़ती है। चौथा, अब हम बात करते हैं AI की चिंताओं की, जिसमें पहला है नैतिक मुद्दे। यदि AI प्रणालियां अक्षमा के डेटा पर विश्लेषण की जाती है तो इससे मौजूदा पक्षपात को बढ़ावा मिल सकता है। दूसरा आता है हमारा नौकरियों का विस्थापन और नौकरियों का संचालन। इसमें AI के पास की बौद्धिक क्षमता होने के कारण कि वो नौकरियों का विस्थापन का कारण बन जाती है। तीसरा आता है हमारा सुरक्षा। AI प्रणालियां हैकिंग जैसे दुर्भावनापूर्ण हमलों के लिए संवेदनशील होती है। चौथा आता है जागरूकता की कमी। कई बार AI प्रणालियां ऐसे निर्णय ले लेती है जिन्हें समझना और समझाना कठिन होता है, जिस कारण जवाबदेही के मुद्दे उत्पन्न होते हैं। पांचवा आता है AI पर अतिनिर्भरता। कभी कभार AI प्रणालियां विफल हो जाए या फिर गलत तरीके से उपयोग किए जाए तो कई समस्याएं सामने आती हैं। धन्यवाद। डेटा कलेक्शन की है ना, क्या इम्पोर्टेंस है डेटा कलेक्शन की? मतलब जैसे हम ह्यूमन्स हैं, हमारे अंदर भी एक सोच होगा कि हम कहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे हम बुक से इंटरनेट से यूज कर सकते हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बस के डेटा को कलेक्ट किया जाता है ताकि वो हमें आउटपुट प्रदान कर सके। जैसे कि डेटाबेस से और इंटरनेट से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा कलेक्ट करता है। अच्छा, मशीन लर्निंग है इसमें टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो क्या होता है मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग बेसिकली AI की एक ऐसी एबिलिटी है कि वो बहुत चीज़ों को खुद से सीख सकता है, समझ सकता है, ताकि वो भी हमारी तरह ह्यूमन्स की तरह रिएक्ट कर सके और रिस्पॉन्स कर सके। इंडस्ट्री में ज़्यादा AI का प्रयोग करने से क्या नुकसान होंगे? इंडस्ट्री में AI का यूज बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। जैसे कि AI है वो हमारे ह्यूमन्स के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्पीड से और बहुत ही बेटर तरीके से टास्क को कंप्लीट करने में एबल होता है, और वो जहाँ तक इसमें त्रुटियों की कमी आती है क्योंकि उसको रिपीटेड वर्क ज़्यादा कर सकता है। I'm Jyoti from RKJNS Gases. Today the topic is artificial intelligence, potential and concern. What is artificial intelligence? Artificial intelligence is a set of technologies that enable computers to perform a variety of advanced functions, including the ability to see, understand and spoken. It also analyzes data, make
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में बता सकते हैं? ऐसी प्रोसेसिंग है जो कि मशीनों द्वारा निर्मित है, मतलब हम ह्यूमंस के द्वारा प्रदर्शन की गई है, बनाई गई है। मतलब जो ह्यूमन लैंग्वेज को ट्रांसलेशन हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को सीख के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंप्लीमेंट करता है और उसका एक हमको अच्छा सा परिणाम तैयार करके दे देता है। एलेक्सा के बारे में बताओ। एलेक्सा, अमेज़न एलेक्सा की बात की ना? Amazon Alexa एक टाइप का AI है जो कि हमारे Amazon Alexa में जैसे Alexa एक AI है वो जो कि Amazon में यूज होता है। जैसे हम किसी चीज को रिकमेंड करेंगे, तो मैं किसी चीज की फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए कुछ ऑनलाइन मंगा रही हूँ, एक चीज मैंने कुछ एग्जांपल की, मैंने मतलब ऑर्डर की, तो वो उसी टाइप की रिकमेंडेशन मेरे लिए करेगा, मतलब क्योंकि उसको AI फीचर रहता है जो कि हमारे मतलब एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करता है और उसके बाद हमें वैसे रिकमेंड देता है। उसी को बेटा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। जैसे आपने कहा कि आप कोई चीज़ मंगाना चाहते हैं, आपने एलेक्सा को कमांड दी, जो आपने कमांड दी है ना, दैट इज वो आपने अपनी लैंग्वेज में दी है, बट कंप्यूटर वो लैंग्वेज नहीं समझता है, उसको जो चेंज होता है दैट इज हाँ। एलेक्सा को कमांड कैसे होते हैं? और भी उसकी मतलब उसके बाद उसमें जो डिवाइस रहता है वो उसको ट्रांसलेट कर देता है, देन जो कमांड कैसे देंगे? टाइप करके देंगे, टाइपिंग करके दे सकती हूँ मैं, उसमें ऑडियो रिकॉर्ड करके दे सकती हूँ उसे कमांड, और भी कई तरीके होते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जो ये AI है इसमें जितने भी डिवाइसेस हैं वो सब पावर को यूज करते हैं, बिजली पे चलते हैं सब, तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि एडवांटेज है? सर एक तरफ से कहें तो उससे डिसएडवांटेज है, क्योंकि देखिए आप AI के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए हमको संचालन के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी या उसके हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की मिले, लेकिन अब हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमको जनरेटर की वाटर की जरूरत है, और वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि अगर एक टाइम में खत्म हो जाएगा। अगर हम एक मशीन का प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा करेंगे, तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करेंगे, तो आने वाले टाइम में रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और ह्यूमन जीवन भी इसके साथ साथ खत्म हो सकता है। अगर आप कह रहे हैं कि इससे और डिसएडवांटेज है, जैसे अब मैं आपको बोलूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जैसे हम जिन क्षेत्रों में हमें इसकी मतलब नीड है ही, मतलब जहाँ हमें इसकी आवश्यक रूप में इसकी जरूरत है, केवल इसका इस्तेमाल ही करें। जैसे एक सॉल्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी। हाँ, जैसे वो ऐसे डिवाइसेस है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे हम इसके लिए विंड एनर्जी का यूज कर सकते हैं, सनलाइट एनर्जी का यूज कर सकते हैं, तो इससे हमारी जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है वो बच जाएंगे और साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो जाएगी। कोर्ट रूम में हम AI का प्रयोग कैसे करेंगे? न्यायालय में AI का प्रयोग, न्यायालय कोर्ट में। अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे जो उसकी सुप्रीम कोर्ट की जज है, वैसे तो हम बोलते हैं कि मतलब सबसे सर्वाधिक हुआ है इंडिया में, उन्हीं का मानना है आज के टाइम पे, कहीं भी आप मान लीजिए। अब देखिए अगर सपोज दैट आज के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा चर्चा होती है इस बारे में कि मतलब जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है बीजेपी, वो कई केसेस में वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो गवर्नमेंट के साथ मतलब सुप्रीम कोर्ट के साथ इंटरफेयर है और वो आपस में मैनेज कर रहे हैं, तो वो
ChatGPT और तो Alexa जैसे स्मार्ट असिस्टेंट तक इस पर आधारित होते हैं। आजकल आपने एक नए AI का नाम सुना होगा, मेटा AI, जो कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी आया है। इसके अलावा गूगल असिस्टेंट, माइक्रोसॉफ्ट और कॉर्टेना भी AI के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। इसमें मशीन लर्निंग, बिग डेटा, न्यूरल नेटवर्क, सेल्फ एल्गोरिथम जैसी तकनीकें भी शामिल हैं। अब हम जानेंगे कि अलग-अलग क्षेत्रों में AI की क्या संभावना हो सकती है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य। बड़ी-बड़ी बीमारियों का पता लगाना, उनका इलाज करना और नई-नई दवाइयों की खोज करने में बात AI सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। इससे कैंसर डायग्नोसिस का सटीक डेटा मिलता है और इससे इलाज में भी हमें काफ़ी मदद मिलती है। AI एल्गोरिथम का इस्तेमाल मेडिकल इमेजिंग जैसे एक्सरे, CT स्कैन और MRI स्कैन में होता है। इसके अलावा हमारी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी स्कैन्स वगैरह, हमारे हेल्थ से रिलेटेड जितना भी कुछ होता है, जैसे कस्टमर सर्विस चैटबॉट, वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट, मेडिकल रिकॉर्ड के मैनेजमेंट और सर्जरी, यानी आपका डॉक्टर जो है, जो आपका ऑपरेशन कर रहा है, वो भी आर्टिफिशियल होगा। अब हम जानेंगे कि हमारी प्राथमिक क्रिया, ऑब्वियसली कृषि, इसके क्षेत्र में AI की क्या संभाविताएं हैं। सबसे पहले तो ये सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, इसीलिए ये मृदा विश्लेषण और मौसम की स्थितियों में भी निगरानी रख सकता है। इसके अलावा खेतों में आजकल ह्यूमन फैक्टर की जगह ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्मार्ट सिंचाई और उर्वरक प्रणाली अपनाई जा रही है। कटाई के लिए और खेतों में खाद छिड़कने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। AI आधारित ग्रीन हाउस रोबोट, जो कि पौधों को उनके अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं, वो भी धीरे धीरे और एडवांस होते जा रहे हैं। AI सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये हमारी न्यायपालिका यानी कि कानून प्रवर्तन तक भी पहुंच चुका है। इसकी मदद से आप किसी भी अपराधी की पहचान काफी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि AI में फीलिंग्स नहीं होती हैं, इसीलिए भेदभाव का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। और सुभाष कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, ये एक AI की प्रणाली होती है जो AI के इंग्लिश डिसीजंस को हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देती है। इसके अलावा भी AI बहुत सारे क्षेत्रों में है, जैसे एक अध्यापक के रूप में आपने केरला में विकसित आइरिस टीचर का नाम सुना होगा, जो कि बच्चों को पढ़ाने में भी सक्षम है। इसके अलावा अंतरिक्ष में कई घटनाएं होती हैं और कई बार कोई स्पेसक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे काफी मात्रा में मानव क्षति हो सकती है। इससे बचने के लिए स्पेस में हम AI रोबोट्स को भेज सकते हैं, जो कि मानव क्षति से हमारी रक्षा कर सकते हैं। और तो और AI हमारी स्किल्स के मुताबिक भी नौकरी ढूंढने में मदद कर सकता है। सेना में स्वचालित हवाई यानी कि ऑटोमेटिक फाइटर जेट और बॉम्ब टैंक्स में निरोधक दस्ते के रूप में इजराइल का UV AI भी सक्षम है। इस पाई चार्ट के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हमारे इतने बड़े भारत देश में कहाँ और कितना AI का इस्तेमाल होता है। सबसे पहला BFSI यानी कि इसमें 20% AI का इस्तेमाल होता है और बाकी सारी चीज़ों में 5%। अब तक हमने जाना कि AI क्या है, इसकी क्या संभाविताएं हैं और इसका क्या क्या अनुप्रयोग है। और अब हम जानेंगे कि AI के क्या चिंताएं हैं और अगर हैं तो हमें उस पर क्या मनन करने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, स्पेस एक्स सेंटर के मालिक, जिनका नाम है एलन मस्क, उन्होंने खुद कहा है कि AI का पोटेंशियल फ्यूचर जो है वो जोखिम में जा रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये क्यों कहा है उन्होंने। सबसे पहले तो इसमें सामाजिक हेरफेर का बहुत डर होता है। कोई भी आपकी फोटोज को एडिट करके ऑनलाइन कैसे भी अपलोड कर सकता है, जिससे ब्लैकमेलिंग का खतरा हो सकता है। सर, मेडिकल फील्ड में जैसे अभी कुछ टाइम पहले कोरोना बीमारी आई थी, तो उससे डॉक्टर्स को भी खतरा हुआ था, लेकिन अब हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो आर्टिफिशियल हैं, क्योंकि रोबोट्स को बीमारियां नहीं होती हैं, तो हम आर्टिफिशियल डॉक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कोई डिजीज है तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसे पहले डिटेक्ट कर लेंगे, उसके सिम्टम्स जानते कैसे करते हैं। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जो किसी भी चीज़ को माइक्रो सेकेंड्स में स्कैन कर सकती है, वो इंसान
वैसा नहीं होता है। डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हमें डेटा चाहिए होता है ना, कि जो इस तरह की कोई बीमारी जो पहले भी हो किसी को, उसका डेटा बनाया जाता है, दैट इज नोन एज डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन कहते हैं ना उसे। उसके ऊपर हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मॉडल, जो उसको ट्रेन करते हैं कि वो क्या करे, जो हमारा डेटा है उस पर क्या करे, हम प्रोसेसिंग करें और आपका जो आउटपुट आ रहा है उसको मैच करें कि हाँ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो वाला जो आपने पार्ट बताया उसमें डिफरेंस है। अच्छा, आपने बताया भी कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फार्मिंग में मतलब एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ड्रोन डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम है, उसका नाम पता है? तो नमो ड्रोन दीदी स्कीम। अभी 15,000 ड्रोन डिस्ट्रीब्यूट किए थे गवर्नमेंट ने फार्मर्स को, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिजास्टर में उपयोग कैसे करेंगे आप? सर, ये किसी भी चीज़ को पहले प्रेडिक्ट कर सकता है क्योंकि ये सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, तो वो हमारी पूरी अर्थ की जो मूवमेंट है उन पर नजर रख सकता है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रड़वा चांदनी खा। Good afternoon, everybody. Today we are going to discuss about an important topic: artificial intelligence potentials and concerns. Dear friends, our world is going to a new era, the era of artificial intelligence. Our day-to-day activities will be assisted by artificial intelligence and machines in our future. So first of all, what is artificial intelligence? Artificial intelligence is a technology that enables machines and computers to simulate humans' intelligence and problem-solving capabilities by its own or combined with other technologies. Dear friends, artificial intelligence is changing the world. Earlier we were using Photoshop, but now using AI, we can create a fake photo only in one click. Changes in the smile, changes in face features, changes in background, and even can change the face while talking just by the help of artificial intelligence. China, USA, and Japan customized driverless car. The first AI-based hospital in China, the Agent Hospital, where a robot can treat 3,000 patients in a day. Is this a threat to the jobs of the doctors and the drivers? Dear friends, if I simply type for flying pictures of Hanuman on any AI tool, it will eventually create many types of pictures of Hanuman. This is the power of artificial intelligence. Dear friends, now you can see a beautiful lady on the screen. What do you think? Is this a real or fake? Actually, this lady don't even exist in the world. AI just created it by small features from many photos we upload on internet and generated this beautiful lady's image. Is this a threat to the jobs of makeup artist, model, hairstylist? Now, you must be enjoying the applications like Facebook, Instagram, Netflix, etc. Where the data often popular online services, where Netflix took 3.5 years to reach 1 million people, Instagram took 2.5 months, ChatGPT only took 5 days to reach 1 million people, and Threads only took 1 hour to reach 1 million people. By the popularity of ChatGPT, many other renowned companies like Google started its chatbot as Jiva, Microsoft collaborated with OpenAI, Snapchat started MyAI, and Duolingo started Duolingo. Even though, according to the Indian Express News, Air India made $2,000 minimum initial investment for digital system modernization to use ChatGPT chatbot. Marvel company started using ChatGPT for their intro sequences in movies. Amazon started using AI for their written ebooks to launch on Amazon. Dear friends, AI was growing in large scale. ChatGPT 3.5 made publicly available.
Now there are some major concerns of artificial intelligence. According to Elon Musk, we need to regulate AI safety quite frankly because I think actually a bigger risk to society than cars or planes or medicines. According to Apple, the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warhead. Like in New York, Professor Catcher, the student meeting with ChatGPT, and the student uses ChatGPT to complete their English homework and get taught. Now I will tell you how AI can influence a political system of a country. In 2016, as we have seen, by using AI, Donald Trump's election manipulated 51.97% votes. There is one example of artificial intelligence in India when Indian female protesters' photos was morphed by fake smile by AI too. Usually, as we have discussed about AI along with its advantages, it also has serious disadvantages. So in my opinion, AI is just a tool. We should not totally depend on it. Thank you. सर जैसे हम ChatGPT को अपनी स्टडीज में यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी हमें डाउट है तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं, अपना खुद का हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं, कुछ भी डाउट है तो उसे ChatGPT पे जा रहे हैं, अपना खुद का दिमाग लगा, इससे क्या इंसान की सोचने की क्षमता जो है कम हो रही है। आप AI का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? हाँ सर मैं जैसे मैंने अभी कहा कि ChatGPT का यूज़ करती हूँ मैं अपने स्टडीज में और YouTube का ChatGPT का सामान्य भोजन में आरण्य निर्णायकरण एवं उपस्थित मेरे सभी छोटे और बड़े भाई बहन मैं उत्तम कुमार कक्षा 10 राष्ट्रीय कॉलेज गौचर समूही विकास खंड से आज के विज्ञान संगोष्ठी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता संभाव्यता एवं सरोकार पर एक व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। ये एक प्रकार की तकनीक है जो मशीनों खासकर प्रोग्रामिंग कंप्यूटरों को मनुष्य की तरह सोचने में सक्षम बनाता है। इसके विकास की बात करें तो सर्वप्रथम 1956 में जॉन मैकार्थी जी द्वारा एक वाक्यांश दिया गया था AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद 1961 में पहला औद्योगिक रोबोट बना यूनिवेट। यह वेल्डेड पार्ट्स को परिवहन हेतु बनाया गया था। इसके बाद 1966 में जोसेफ बीजलेबाम ने एलिजा एक AI बनाया जो कि भाषा प्रसंस्करण AI था। यह मनुष्यों एवं मशीनों के बीच के संचार को बताता था। 1997 में डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर नाम का AI बनाया गया IBM द्वारा। यह जीत कास्पारोव को हराकर शतरंज के एक मैच में जीत गया। 2002 में एक पहला मोबाइल रोबोटिक AI बना सैगी। यह हमारे संकेतों को पहचान कर हमें निर्देश दे सकता था। 2005 में एक वैक्यूम क्लीनर बना जो कि अच्छे से कार्य कर हमारे वैक्यूम क्लीनर औद्योगिक रूप में कार्य करता था। इसके बाद इसका सबसे बड़ा प्रयोग 2020 में बाइडू द्वारा एक निर्मित लीनियर फोल्ड एल्गोरिथम AI द्वारा पता चला जिसने कि कोरोना वायरस के RNA को 27 सेकंड में पता लगाकर पिछले अनुप्रयोगों से 130 का प्रशिक्षित AI होता है जिसमें कि सारे डाटा को फीड किया जाता है। इसका प्रयोग एलेक्सा, मेटा AI, Amazon आदि में किया जाता है। जनरल AI यह मनुष्य की तरह सोचने वाला AI होता है। यह ज्ञान को सीखता है एवं समझकर उसे हमें बताता है। सुपर इंटेलिजेंस AI इसके नाम से ही हमें ज्ञात होता है कि सुपर इंटेलिजेंस है अर्थात यह मनुष्य से बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में आगे है। यह हमसे ज्यादा सीख सकता है और हमसे ज्यादा ज्ञान को अर्जित कर सकता है। रिएक्टिव मशीन यह वर्तमान स्थितियों के आधार पर बिना पिछली स्थितियों के ही कार्य करता है जैसे टेस्ला कार एवं आदि। लिमिटेड मेमोरी जैसे कि इसके नाम से ही है यह एक लिमिटेड मेमोरी का AI है। यह वर्तमान स्थितियों पे नहीं बल्कि पुरानी स्थितियों के आधार पर कार्य करता है। जैसे कि हमने डीप ब्लू को देखा यह स्मृतियों को याद करके अपनी चाल को चला और उसने कास्पारोव को हरा दिया। थ्योरी ऑफ माइंड यानी यह हमारी भावनाओं को समझकर हमारी तरह कार्य करता है। इसका अभी आविष्कार नहीं है, ये भविष्य के लिए ही बनाया गया है। सेल्फ अवेयर AI इसमें खुद की चेतना होती है। संभाव्यता के बारे में बात करें तो इसकी संभवतः अनुप्रयोग जैसे नेविगेशन अगर हम देखें तो हमारी लाइफ में हम GPS का प्रयोग करते हैं जो हमें नेविगेशन में सहायता करता है।
डिजिटलाइजेशन में यह हमारे विषय सूची को, हमारे वीडियोस को डिजिटाइज करता है और हमें बताता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में जैसे कि मैंने आपको बताया 2020 में चाइना की बायो कंपनी ने लीनियर फोल्ड एल्गोरिथम बनाया जो कि वायरस के आरएनए को 27 सेकंड में पता लगा सकता था। अतः यह मनुष्य से अधिक तेजी से कार्य कर सकता है। साइबर सुरक्षा में यह लर्निंग एल्गोरिथम कॉपी डाटा आदि का उपयोग करके साइबर सुरक्षा में हमारी मदद कर सकता है, विसंगतियों का पता लगा। औद्योगिक रोबोट यूनिकेट और औद्योगिक रोबोट वैक्यूम क्लीनर, इसकी वजह से जो हमारे कर्मचारी थे उनके कार्य में बाधा आई एवं उनके हाथ काट दिए गए, अर्थात उनको बेरोजगार बनाया गया। भेदभाव जैसे कि यह बहुत ज्यादा एआई का एप्लीकेशन इंटरटेनमेंट से, जैसे हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी के अंदर डाटा फीड करते हैं कि वह अगर जोकर की तरह अपने फेसेस को बना सकता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसी प्रकार कार्य करके हमें हंसा सकता है और इंटरटेनमेंट कार्य कर सकता है। जैसे हमने मूवी देखी थी द टर्मिनेटर, वह हमारी एक इंटरटेनमेंट मूवी थी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टर्मिनेटर के रूप में भी प्रयोग हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? सर एक प्रकार की तकनीक है जो मनुष्य को मानव की तरह सोचने में सहायता करती है। कॉलेज कर्णप्रिया, ये हमारी अंतिम प्रतिभागी है कुमारी अनुप्रिया, कक्षा 9, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कर्णप्रिया। नमस्कार, मेरा नाम अनुप्रिया, मैं कक्षा 9 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कर्णप्रिया से आज विज्ञान समूची के विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने वाली हूँ। क्या एआई हमारा भविष्य खराब कर सकता है या फिर जो आज करियर बनाने वाले हैं कदम को हमसे छीन सकता है? जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है बहुत तेजी के साथ या और तेजी से बढ़ेगा? तो जवाब है स्वागत है आपका एआई द्वारा बदलती हुई दुनिया में जहाँ इंसानों से ज्यादा मशीनों का भरोसा किया जा रहा है, जहाँ इंसानों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक एआई मशीन ने की है। एक भरोसा तो ये भी है कि लोगों को इस बदलते हुए भविष्य के बारे में जानकारी देने का कोई शौक नहीं है। जहाँ दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन जिनमें एलन मस्क शामिल हैं, वो भी कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक एआई मशीन इंसानों के जीवन के लिए खतरा और भविष्य के लिए खतरा बन रही है। वही भारत की 85% आबादी को इस बात की भनक तक हुई है। आजकल के छोटे गांव, छोटे शहर और कस्बे जब भी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? यह एक ह्यूमन मेड प्रोग्राम है जिसकी अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग और लर्निंग कैपेबिलिटी को बनाया गया है। ये चैटबॉट होता है, सर्च इंजन होता है, इंडस्ट्रीज और रोबोट में भी होता है, डाटा को एनालाइज करता है, मल्टीटास्किंग में काम करता है। अब जब भी हम एआई का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? रोबोट, चैटजीपीटी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, आर्टिफिशियली क्रिएटेड इमेजेस। लेकिन ये सब तो एआई के आउटपुट है। जरूरी ये है कि हम एआई के आउटपुट के अलावा उसके काम करने के तरीके और फ्यूचर जनरेशन में क्या असर डालने वाला है इसे समझें। एआई का कॉन्सेप्ट 1950 से इसे ये सोच कर लाया गया था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन बी सो प्रिसाइजली डिस्ट्रॉयड दैट अ मशीन ने उसकी करती। वहीं दूसरी तरफ के कंप्यूटर साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स ने चेतावनी दी थी कि एआई फ्यूचर में ह्यूमैनिटी के लिए करती हूँ। जैसे कि मैं किसी जैसे गूगल के कोई अपनी प्रॉब्लम होगी मैं उसको गूगल पे सर्च करके हम मुझे आंसर दे सकते हैं। गूगल लेंस देखा यूज किया है क्या होगा? सर इससे हम जैसे किसी फोटो अपनी कोई प्रॉब्लम है तो उस फोटो को खींचेंगे और गूगल पे जब अपलोड करेंगे तो वो हमें उसका आंसर दे देगा या फिर उसी की रिलेटेड इमेजेस को हमें सेंड करेगा। तो उसमें डायग्राम भी आ रहे हैं, खाली टेक्स्ट आ रहा है? सर अगर हम डायग्राम सर्च करें तो डायग्राम भी आ सकते हैं और अगर हम सोचें कि हम टेक्स्ट या फिर हम सिर्फ अपने नॉर्मल प्रॉब्लम को दें तो हमें एआई के नुकसान पर कैसे कम करेंगे फिर हम? सर एआई के नुकसान को हम कर सकते हैं, जैसे ये शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग हो रहा है लेकिन इससे जॉब भी खत्म हो सकती है। तो हम कोशिश करेंगे, हम किसी हद तक कोशिश करेंगे कि हम इसको ज़्यादा उपयोग ना करें। और धन्यवाद अनुप्रिया। प्यारे बच्चों, आप सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। हम सब
बालिका नहीं आई है और देवा ब्लॉक से दोनों बच्चे नहीं आए, तो 15 बच्चों ने प्रतिभा किया जनपदीय विज्ञान संगोष्ठी 2024 में। मैं रिजल्ट बताऊं आप लोगों को, उससे पहले हमारे बीच की जो निर्णायक की भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और बहुत कठिन काम होता है कि बच्चों को बारीकी से उनका मूल्यांकन करना, उनका इतना प्रेजेंटेशन देखना और उसको समझना, गलतियां निकालना। अच्छाई तो सभी में रहती है लेकिन गलतियां निकालनी। हमारे बीच जो निर्णायक की भूमिका में थे हमारे निकटतम संस्थान जो तकनीकी संस्थान है पॉलिटेक्निक, आप लोगों ने सुना है, बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं, तो राष्ट्रीय पॉलिटेक्निक गोलचर से हमारे IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से उसके जो HOD होते हैं, हेड होते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रधानाचार्य होते हैं, तो वहाँ भी प्रधानाचार्य होते हैं, लेकिन उनके डिपार्टमेंट में अलग अलग, जैसे फिजिक्स वाला हो तो यहाँ HOD नहीं होते, ऐसे में एक टीचर होते हैं, तो वहाँ बहुत सारे टीचर होते हैं और उनका एक हेड होता है। तो उसके HOD आदरणीय मनीष नेगी जी और साथ में उनके जो सहयोगी लेक्चरर व्याख्याता श्री अर्जुन रावत जी, दोनों में एक मेरा छोटा सा अनुरोध है छोटे भाई अर्जुन से क्या उन्होंने का हो जाएगा, तो आप दोनों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और ऐसा कार्यक्रम होता रहता है, रावत देगी जी आप लोगों की मुझे फिर आवश्यकता पड़ी, क्योंकि इंस्पायर अवार्ड पाना जो होता है विज्ञान महोत्सव में बहुत सारा मूल्यांकन करना पड़ता, तो अब आप लोग नजदीक में आकर वहाँ पे स्टाफ की बहुत कमी थी तो नहीं बुला पाते थे कि आइए, तो अब आप लोग आ गए हैं तो निसंदेह बहुत जरूरत बहुत आवश्यक नहीं हो जाएगा। साथ हमारे मैथमेटिक्स लेक्चरर जी गोचर आदरणीय KSPC, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा दोस्तों इन बच्चों का मूल्यांकन में क्या क्या आपको बुनियादी की या किस तरह से राज्य स्तर के लिए सुधार करना होगा, तो पहले मैं आदरणीय नेगी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि दोनों शब्द इन बच्चों के प्रेजेंटेशन में कमियां अच्छाई और आगे क्या सुधारात्मक कार्रवाई की बात की जा रही है आदरणीय नेगी जिन्होंने हमें एज अ जज आपको इनवाइट किया। आज का जो टॉपिक था वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। तो हमें पता चला 15 बच्चों ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया है और हर एक बच्चा जो है बहुत सबने जो है बहुत अच्छे से जो है डिफाइन किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। उनका जो विजुअल मीडियम से जिसने भी जो है PPTs बनाई बहुत अच्छी बनाई है। अपनी क्लास यानी 8, 9, 10 का ये जो है कॉम्पिटिशन था, तो उसके मुकाबले बहुत बढ़िया जो है प्रेजेंटेशन सारे बच्चों की थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है पार्टिसिपेट करना। तो सबसे पहले जीत और हार तो बात ही बात है, पहले आप लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है और आप सभी बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और सभी बच्चे जो है बहुत अच्छा किया सबने। तो थोड़ा सा हमने जो मार्किंग स्कीम रखी उसमें कुछ इस तरीके से था कि सबसे पहले जो आपने जो प्रस्तुतिकरण दिया, जो प्रेजेंटेशन दी, उसमें हमने आपका जो तथ्य जो आपने प्रस्तुत किए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो आपने तथ्य प्रस्तुत किए वो कितने सही और कितने गलत, वो हमने उस बेसिस पर मार्किंग की। दूसरा जो आपने यहाँ पे लेक्चर को डिलीवर किया उसमें जो आपकी कितना उसमें आपका कंट्रोल था, कितना आपने जो है किस तरीके से जो भाषा का चयन था, वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, है ना, एक ही माध्यम में करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो वो आपने जो किया उसके बेसिस पे भी आपको मार्क्स मिले। फिर आपने जो हमने आपसे क्वेश्चन किए बहुत ही अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपसे किए गए और आपने बहुत अच्छे से उसको फेस किया क्वेश्चन को और आंसर दिए हैं, उसके बेसिस पे पेपर पास किए। और आपने जो प्रेजेंटेशन थी उसमें आपने नया क्या इंप्लीमेंट किया, जो लेटेस्ट जो ट्रेंड आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चल रहा है वो क्या है, उस बेसिस पे हमने सबको जो है मार्किंग दी है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमने जो मार्किंग दी जो बच्चे हैं वो आपका जो फर्क है बहुत माइन्यूट फर्क है, थोड़ा थोड़ा फर्क
अच्छा रहा होगा, किसी का जो अपनी अभिव्यक्ति जो थी उनको बहुत अच्छी थी, किसी का प्रेजेंटेशन स्लाइड में कंटेंट बहुत अच्छा था, तो वो चीज़ आपकी रही। और आपको मैं बहुत बहुत बधाई भी दूंगा जो यहाँ से आपके जनपदीय स्तर से जो प्रतिभागी जो आगे जाएंगे। और आपको जो मेरी तरफ से टिप होगी वो ये होगी कि आप जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सपोज आपने 5 स्लाइड में खत्म कर दिया प्रेजेंटेशन को, तो जो आप स्लाइड है उनका चयन बड़े उससे कीजिए, बड़ा डिलीजेंटली आप कीजिए, थोड़ा सोच समझ के कीजिए। जो आप उसमें लिख रहे हैं वो चीज़ों को आप कम से कम शब्दों में उसको लिखिए और उसको इलेबोरेट करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। ये मीन्स आपने ऐसा नहीं कि आपने पूरी डेफिनेशन ही लिख दी है, वैसे आपने बहुत अच्छा बनाया था, मैंने जो देखा किसी को उसमें ज़्यादा कोई जो है कोई दिक्कत नहीं थी, कोई किसी प्रेजेंटेशन में कोई कमियाँ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो आप बनाते हैं क्योंकि कम शब्दों में आपको ज़्यादा करना है, तो आपको जो इलेबोरेशन है दैट इज वो आपका इम्पोर्टेंट है, वो आपको ज़्यादा करनी है, बजाय जो आपका स्लाइड है उसमें थोड़ा सा कम कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि आपको जो कंटेंट का जो आपका रेंज होगी वो ज़्यादा हो, और हर वो चीज़ इंक्लूड कीजिए उसमें जो आजकल जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो आपने लिखा है उसको आप बकायदा पूरी तरीके से आपको वो पता भी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं मेनली जो आपका प्रेजेंटेशन होती है उसी से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, वो जो जजेस होते हैं वो वही से क्वेश्चंस उठाते हैं, और उसके बारे में आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए जो आप बताओ। तो क्योंकि आप लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसमें साई हो जाएंगे आपके, जब आप यहाँ से जोनल में जाएंगे, जोनल से आप राज्य स्तरीय में जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे जो है विभिन्न पूरे उत्तराखंड से बच्चे आएंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप लोग इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखें आप, वो आपके लिए बहुत। मैं आपको फिर से एक बार और शुभकामनाएं दूंगा और आगे उनको आप सभी को सभी बच्चों को धन्यवाद। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय अरविंद रावत जी, आप भी संक्षेप में इन बच्चों तक अपने मूल्यांकन की स्थिति इन तक पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। आदरणीय अरविंद रावत जी, मैं चाहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय पॉलिटेक्निक बच्चों और जितने भी स्टाफ सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सबका भी अभिनंदन। जितने भी बच्चे यहाँ पे ब्लॉक लेवल से आए हैं, इनके भी अपने वहाँ ब्लॉक लेवल में प्रतियोगिता हुई होगी, और उसके बाद जो प्रथम द्वितीय हैं वो यहाँ पर आज प्रतिभा करने आए होंगे। तो जैसा मनीष सर ने बताया, काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों ने जिस तरीके से प्रोजेक्ट डिजाइन किए, लेकिन जैसे सर ने बताया कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जो भविष्य में और अभी राज्य स्तरीय में प्रतिभा करने वाले हैं, तो आप अपनी स्लाइड में कम से कम चीज़ें लिखें और जो उसका सार है उसको वहाँ पे समझाएं, उसके साथ वो समझाएं। जहाँ तक कि जो हमने यहाँ पे मतलब जो इवैल्यूएशन किया है उसमें हमने ये दिखाया है कि किस तरीके से बच्चा उस टॉपिक को प्रेजेंट कर रहा है, क्या क्या उसने कवर किया है उस टॉपिक के बारे में, इंग्लिश हो या हिंदी हो। मतलब ऐसा नहीं कि अगर कोई हिंदी में अच्छा था बोलने में तो उसको उस तरीके से जज किया गया है। अंत में ज़्यादा नहीं कहूँगा, समय की थोड़ा कमी है, तो सभी को बधाई और आश्वास सर को धन्यवाद कि उन्होंने हमें यहाँ पे निर्णायक के रूप में बुलाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। निसंदेह आपकी, मैंने कहा आपकी जो कार्यक्रम और होने तो निसंदेह आपकी आवश्यकता पड़ने वाली आवश्यकता है मुझे विज्ञान महोत्सव में इंस्पायर होने के लिए, और जरूर मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समय देंगे इसी काम में। आदरणीय बीसी, आप भी संक्षेप में, क्योंकि बच्चों ने बहुत बुरा क्षेत्र जाना है, तो निकालेगा इसलिए दोबारा बच्चों की वो आपका अच्छाई बुराई दोनों जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। हमने तो आपका प्रेजेंटेशन सुना और हम तो कभी सुनना नहीं जाता, लेकिन वो आपको बारीकी से जानते हैं, इसलिए उनके लोग होंगे दोनों साथ में लिखोगे तो मूल्यांकन कर पाके जो दिमाग साफ कर ले। सम्मानित प्रधानाचार्य विजय सिंह बच्चन, साथ ही निर्णायक पॉलिटेक्निक से आए हुए तथा समस्त साइंस वर्ग का स्टाफ जो अलग अलग विद्यालयों से आए हैं और प्यारे बच्चों, आप लोग सब के सब विशिष्ट हैं, क्योंकि ब्लॉक में आपका नंबर पड़ा था, तो ब्लॉक में तो आप बेस्ट थे। यहाँ पर भी मूल्यांकन में हम लोगों ने जो मूल्यांकन किया है उसमें बहुत माइन्यूट, अगर आप अभी सवालिया मार्क्स बताएंगे तो बहुत छोटा डिफरेंस है। आप सारे के सारे बहुत अच्छे हैं,
आपके पास चार्ट में टॉपिक होना चाहिए जो आपका हेडिंग होता है बड़ा, कम से कम जो छात्र वहां से देख रहा है वो उसको देख रहे हैं। अगर आपने स्लाइड बनाई हुई है तो स्लाइड में आप जो आपने टॉपिक लिखा हुआ है पीछे वाला जो इस हॉल में पीछे बैठा हुआ है वो छात्र भी उसको पढ़ पाए। ये इतना आपको बनाना है, इतना छोटा नहीं बनाना है कंटेंट कि जो दिखाई न दे सिर्फ आप दे दें। दूसरा, जब भी आप किसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं संगोष्ठी में, आपने जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है, क्योंकि आपके हर प्रोजेक्टर आपके पीछे लगा हुआ, आगे लगा हुआ है, आप बीच में खड़े होंगे तो आपका कंटेंट फिर प्रोजेक्टर में दिखाई नहीं दे रहा है। ये आप थोड़ा ये गलती ना करें। दूसरा, जो आप टॉपिक में बोले कम से कम समझ करके बोले, रटा रटाया नहीं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप रट के आ रहे हैं पूरा पूरा रटा रटाया भाषण बोल दिया है, ऐसा नहीं होना है। जो कंटेंट आप या जो टॉपिक का आप प्रोजेक्ट बनाएंगे वो प्रोजेक्ट में आप अच्छी प्रकार से समझ करके, क्योंकि आप स्लाइड में जो लिखेंगे वो डेफिनेशन इत्यादि नहीं लिखी है, इतनी लंबी चौड़ी नहीं। कंटेंट आप स्लाइड से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आपने जो टॉपिक लिखा हुआ है उस टॉपिक के बारे में आप स्वयं उसको एक्सप्लेन करेंगे, तभी जा करके वो सक्सेस हो। इसलिए मैं भविष्य में जो हमारे साइंस टीचर भी हैं जितने भी, जरा ध्यान रखेंगे कि जो आप बच्चे चार्ट बना करके लाए, क्योंकि एक संगोष्ठी में मैक्सिमम 5 चार्ट बना सकते हैं। तो आपके पास टॉपिक छोटा हुआ है और टॉपिक में आपने 5 चार्ट बनाने, इसका मतलब है कि आप मैक्सिमम 5 चार्ट में बड़े बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं उसको, जो कि बच्चे पीछे से भी देख सकें उसको। तो ये भविष्य में आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ जो हमारी टीम डिस्ट्रिक्ट चमोली की स्टेट में जाएगी, उन सबके लिए मेरी बेस्ट विशेष है और आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस स्टेट में देंगे। इन्हीं सबों के साथ धन्यवाद। और मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य इस कार्यक्रम की संयोजिका आदरणीय डॉक्टर ध्यानी मैडम से निवेदन करूँगा इस कार्यक्रम के वहाँ खड़े कर बात देखना पड़ी है। बहुत अच्छी है और बहुत खुश हुए, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड केंद्र में काम मिल रहा है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुनाओ, आइए बेटा फटाफट जितना आप जल्दी से आगे भी गाइड टीचर आप लोग बहुत जोर से बनाएंगे। फर्स्ट सेकंड का तो एक ही स्कोर निकलेगा। तुम्हारी साक्षी सुनाओ, आइए बेटा अभिमा मंडाली पांडवे सर मेरा बोला तेजस्वी कुंड बाबा आओ दिव्यांशु कुंड बाबा सिद्धिका जोशीमठ बधाई है जोशीमठ वालों के लिए, आप इतने दूर से और सड़क के बहुत बुरे हाल है, सभी जानते हैं। बच्चों आपको आपकी गाइड टीचर को आपको देखा है जो प्रभात आए इतने बात आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों के लिए आपने इतना कष्ट है, बहुत बहुत पढ़ाई के बाद टीचरों की तो ड्यूटी है। राधिका बिरसन अंजलि रावा अंजलि कोई बात अंजलि वाला राधिका में साथ इंस्पायर वाला विज्ञान में गए रजिस्टर पर आप दोनों को बधाई के साथ भी आप विज्ञान में 100 की तैयारी करेंगे। उत्तम कुमार कोचर उत्तम कुमार सती जी ना सती जी को देखो उनका राइट टीचर सती जी समाज सती जी बहुत इज्जत दिया उसको दे दो बहुत कीर्ति गैरसन अनुप्रिया बालिका अनुप्रिया मलयालम मैडम है
निकलते हैं, हर साल निकलते हैं। डाइट टीचर हमारे बाप आपके आइए इनका देखिए, मैम का नाम, आपका नाम, इनका देखो, इनका प्रमाण पत्र को दे दीजिए। आइए मैम, आप बच्चे साथ ठीक हो जाओ, साइन कर दो आप लोग इधर फोटो तो बाहर पैसा देंगे ना है ये भाई का कौन बहुत बड़ा है, दोनों आप दोनों लोग सभी तुम्हारे और सादा बड़ों को देख पा उन्हें उठाई नहीं चला बेटा बहुत बेर बात है तो लगा बोला बहुत बधाई मैडम आपको। और आपसे निवेदन, क्योंकि प्रथम स्थान के साथी क्या है विद्या मंदिर इंटर कॉलेज प्रोफेसर बहुत बधाई बच्चे डायनामिक लाइफ की सफल हो गया, आपको लेके आए। अभी तीसरी बालिका कहाँ है? राजू कालवाल, हेलो खाना बाबी आई, राजू कालवाल बालिका अपना मोमेंट को लेकर एक फोटो साइड जल्दी पता कौन सा आकृति मम्माई नंदनगर फुटबॉल सुनाओ काली कमला पटिया मैडम कल्पिया नंदनगर ब्लॉक समन्वय नंदनगर भूपेश वैष्णव जीआईसी मेंटोरी सुरेंद्र राजी अवलेख के प्रस्ताव पर सभी जनपदी राज्य सुभाषचंद्र सती तकनीकी सड़क तकनीकी सुभाषचंद्र सती तकनीकी बहुत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी हर साल रहती है, लगातार कई वर्ष। एक और बनाता डॉक्टर ने कहा नहीं बनाया और एक संयोजक मैडम के और एक जिला सभा में के तो दोनों बदलाव करते हैं। आप करोगे साधना को मत आओ मैडम आओ हेलो एक मेरे को पढ़ाओ भाई सामने काम के होगा